हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भरत शंकर। तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है वो हैवीली कुछ फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर है, जहां पर कुछ फैक्टर्स हमारे मार्केट के रिकवरी के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं और वही कुछ और फैक्टर्स हमारे मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इन फैक्टर्स का जो मिक्स्ड रिएक्शन है उसको आपने कलेक्टिवली मार्केट पे इन्फ्लुएंस होते हुए देखा होगा, जहां पर कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी हो रहा है और वही अगले दिन मार्केट में फिर से लगने लगता है कि मार्केट फिर से गिर सकता है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आवर मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग ह्यूज वोलेटिलिटी एंड आवर मार्केट इज इन अ रोलर कोस्टर राइड। बट हैविंग सेड दैट, अभी के मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने ओपिनियन के बेसिस पे बटे हुए हैं, जहां पर कुछ इन्वेस्टर्स को यह लग रहा है कि मार्केट में अभी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है और यहां से मार्केट रिकवर करना चाहिए क्योंकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुके हैं। और वही कुछ और इन्वेस्टर्स का ये ओपिनियन है कि अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन डिग्रेड हो रहा है और ऐसे खराब इकोनॉमी में कंपनीज अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं पोस्ट कर पाएंगे और अगर वो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं पोस्ट करेंगे तो उनके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका ये मानना है कि अभी भी हमारे मार्केट में और भी गिरावट होना बाकी है। तो अभी मार्केट का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको कंसिडर करते हुए हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ अभी इन्वेस्टर्स का जो पॉपुलर ओपिनियन है कि निफ्टी 30,000 पॉइंट्स तक जाएगा या नहीं जाएगा, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और अगर निफ्टी 30,000 पॉइंट्स तक जा सकता है तो प्रेजेंट मार्केट में वो कौन से फैक्टर्स है जो इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स है जो इसको डिले भी कर सकते हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वीडियो के एंड में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जिसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारा जो मार्केट है वहां पर क्या हर राइज पे बड़े इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं या हर डिप पे बड़े इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे डिफिकल्ट मार्केट में, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स और सेक्टर के ट्रेंड्स के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर हम हर दिन वीडियोस को अपलोड करते हैं, जहां पर हम इन्वेस्टिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू वांट टू ग्रो एज अ प्रैक्टिकल इन्वेस्टर तो ये कम्युनिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट संडे को यानी 27 अप्रैल को हम एक वेबिनार भी करने वाले हैं, जहां पर हम एक ऐसे ट्रेड सेटअप को डिस्कस करेंगे विच कैन सरप्राइज यू, क्योंकि ये ट्रेड सेटअप बुल मार्केट यानी बढ़ते मार्केट और बेयर मार्केट यानी गिरते मार्केट दोनों में काम करता है। और जो हम मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं वहां पर मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलकर इसको बैक टेस्ट भी किया है। तो ये वेबिनार बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माय चैनल और चैनल पे जो ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे मार्केट को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स है उनको समझने से पहले हमें सबसे पहले एक बहुत ही कोर फंडामेंटल मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक अप साइकिल और इकोनॉमिक डाउन साइकिल का। क्योंकि दुनिया का जो हर एक इकोनॉमी है इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक अप साइकिल और इकोनॉमिक डाउन साइकिल के बीच में ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, जहां पर ऑन एन एवरेज ये बताया जाता है कि 3 से 5 साल के बीच में इकोनॉमी अप साइकिल में रहता है और उसके बाद इकोनॉमी 1 से 3 साल के बीच में डाउन साइकिल में होता है और उसके बाद फिर से अप साइकिल आता है, उसके बाद फिर से डाउन साइकिल आता है। ऐसे ही ये टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है वैसे वैसे ही इकोनॉमिक अप साइकिल और डाउन साइकिल के बीच में इकोनॉमी शिफ्ट होता रहता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये इकोनॉमिक अप साइकिल क्या है, इकोनॉमिक डाउन साइकिल क्या है और स्टॉक मार्केट से इसका ताल्लुक क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक अप साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो अप साइकिल में क्या होता है, लोग जो है वो ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं और कंपनीज जो है वो ज्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं और इस साइकिल में बिजनेसेस ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, ज्यादा लोगों को हायर करते हैं और इस साइकिल में लोन लेना जो है वो सस्ता पड़ता है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो कम होते हैं और इन सस्ते लोन्स की वजह से जो कंज्यूमर्स है वो भी ज्यादा लोन लेके स्पेंड करते हैं और जो बिजनेसेस है वो भी ज्यादा लोन लेके बिजनेसेस को एक्सपैंड करते हैं। और इस इकोनॉमिक अप साइकिल में इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। एंड ऑब्वियसली इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से अगर कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा तो इसका एक सीधा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अप साइकिल में स्टॉक मार्केट भी रैली करता है और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। और इसके बाद अभी बात करते हैं इकोनॉमिक डाउन साइकिल में। तो इकोनॉमिक डाउन साइकिल में क्या होता है, लोग जो पैसा स्पेंड करते हैं वो उसको कट कर देते हैं या कम कर देते हैं और इस साइकिल में कंपनीज कम सेल्स करते हैं और कम प्रॉफिट्स कमाते हैं और कंपनीज जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं, जहां पर वो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को रोक देते हैं या डिले कर देते हैं
लोगों की जो हायरिंग है उसको कम कर देते हैं और वर्स्ट केस में लोगों को जॉब से फायर भी करते हैं। और इस साइकिल में जनरली जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होता है, वो भी रिलेटिवली ज्यादा होता है और इस साइकिल में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी रिलेटिवली ज्यादा होता है। यानी जॉब्स पे इंपैक्ट पड़ने की वजह से लोगों का जो इनकम है वो कम हो जाता है, महंगाई बढ़ने की वजह से जो बाइंग पावर है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोग जो पैसा बोरो करके स्पेंड करते हैं वो भी कम हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स इन सारे नेगेटिव फैक्टर्स का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, जहां पर स्टॉक मार्केट इधर नीचे जाता है नहीं तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक अप साइकिल में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाता है और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह जो होते हैं वो इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पैसा फ्लो करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। और वही इकोनॉमिक डाउन साइकिल में क्या होता है, जहां पर इकोनॉमी से पैसा बाहर जाता है क्योंकि ऐसे टफ टाइम्स में लोग स्पेंडिंग नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, क्योंकि उस टाइम का जो पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी होता है या आरबीआई का जो पॉलिसी होता है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी, अगर इंटरेस्ट रेट उस टाइम ज्यादा रहता है तो वो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल के ये जो हायर इंटरेस्ट रेट पे जो एफडीज मिलते हैं वहां पर पैसा रखने के लिए वो फैसिलिटेट करता है। यानी बेसिक वर्ड्स में इकोनॉमी से पैसा बाहर निकलता है और वो बैंक्स में जाता है या ऐसे एसेट्स में जाता है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्यादा प्रमोट नहीं करते या फैसिलिटेट नहीं करते। ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ये जो इकोनॉमिक अप साइकिल डाउन साइकिल दोनों को फैसिलिटेट क्यों करते हैं, क्यों ना सिर्फ इकोनॉमिक अप साइकिल को ही फैसिलिटेट किया जाए। और इसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जब इकोनॉमिक अप साइकिल में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाता है तो उस टाइम वहां पर इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ता है और इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई क्या करता है, वो इकोनॉमिक डाउन साइकिल को क्रिएट करते हैं जहां पर वो इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से फिर से महंगाई जो है वो लोअर लेवल पे होता है या कम लेवल पे आ जाता है। और यहाँ पर जो इकोनॉमिक अप साइकिल होता है और इकोनॉमिक डाउन साइकिल होता है, इन दोनों को बैलेंस्ड तरीके से मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक अप साइकिल बहुत लंबा चलता है तो महंगाई इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होता है वो चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और वही इकोनॉमिक डाउन साइकिल लंबा चलता है तो उसके बाद रिसेशन आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को बैलेंस तरीके से मैनेज करना जो है वो आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो डाउन साइकिल में है, लेकिन अभी जो रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए उसको देख के ये लग रहा है कि अभी फिर से इकोनॉमिक अप साइकिल को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन या महंगाई। जहां पर अगर आप लास्ट 6 मंथ्स का इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, जहां पर अक्टूबर में ये अराउंड 6.21% के आसपास था, जहां पर अभी ये रिड्यूस होके 3.34% के आसपास। और वही अगर आप इन्फ्लेशन को थोड़ा और ब्रेकडाउन फॉर्म में देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में अराउंड 196.8 पॉइंट्स के आसपास था, जो कि मार्च में रिड्यूस होके अराउंड 192 पॉइंट्स के आसपास पहुंच गया है। और यहां पर कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको उस प्रोडक्ट के या उन आइटम्स के इन्फ्लेशन या महंगाई बताता है जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जिसमें फूड आ सकता है, क्लोथिंग आ सकता है, रेंट आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। उनका महंगाई कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तय करते हैं। तो अभी के टाइम में जो डेटा है वो ये दिखा रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी डेली बेसिस पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसका इन्फ्लेशन कम हो रहा है। और अगर आप इस इन्फ्लेशन डेटा को थोड़ा और ब्रेक डाउन करके थोड़ा और डीपर लेवल पे देखना चाहे तो उसके लिए आप फूड इन्फ्लेशन को देख सकते हैं, यानी जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी महंगाई कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्टूबर में जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो फूड है, उसका इन्फ्लेशन 10.87% था, जो कि अभी मार्च में रिड्यूस होके 2.69% पे आ गया है। अब इसके बाद आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि हाँ अच्छी बात है महंगाई कम हो रहा है, लेकिन इससे स्टॉक मार्केट को कैसे फायदा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था ना कि इकोनॉमिक अप साइकिल में स्टॉक मार्केट रैली करता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, और इकोनॉमिक डाउन साइकिल में स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है या स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक डाउन साइकिल क्यों आता है? तो इकोनॉमिक अप साइकिल में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जो भी पैसा इकोनॉमी में फ्लो करता है, उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ता है, उस महंगाई को नीचे लाने के लिए, उस महंगाई को कम करने के लिए
इकोनॉमिक डाउन साइकिल आता है। और अभी अगर इकोनॉमिक डाउन साइकिल में ऑलरेडी महंगाई कंट्रोल में आ रहा है तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई क्या करेगा, वो फिर से इकोनॉमिक अप साइकिल को ट्रिगर करेगा, जहां पर वो ऐसे पॉलिसीज लाएंगे जिसकी वजह से इकोनॉमी में फिर से ज्यादा पैसा जा सकता है, फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकता है। तो अभी इसके बाद एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ये पॉलिसीज कब लेके आएंगे जिसकी वजह से फिर से हमारे इकोनॉमी में अप साइकिल ट्रिगर हो सकता है। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस या ये ट्रिगर्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं एंड आई विल लिस्ट ऑल दीज ट्रिगर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले आरबीआई के पॉलिसीज को एनालाइज करते हैं जो हमारे इकोनॉमी में ज्यादा पैसे लाने के लिए, ज्यादा पैसे फ्लो करने के लिए फैसिलिटेट कर सकता है। तो सबसे पहले आरबीआई ने रेट कट के पॉलिसीज को चेंज किया है, जहां पर सबसे पहला जो रेट कट है वो फरवरी में हुआ था और अभी दूसरा रेट कट अप्रैल में हुआ। और अप्रैल में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कट किया तो उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट ये है कि आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है उसको न्यूट्रल से एकोमोडेटिव कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होंगे आरबीआई का, वहां पर यह डिस्कशन नहीं किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाना है या उतना ही रखना है, बल्कि ये डिस्कशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को उतना ही रखना है या और भी ज्यादा कट करना है। यानी सिंपल वर्ड्स में आरबीआई अपने स्टैंस को न्यूट्रल से एकोमोडेटिव तब शिफ्ट करता है जब आरबीआई को एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करना है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एग्रेसिवली सपोर्ट कर सके। तो ये पहला फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमी में अप साइकिल को ट्रिगर करने के लिए फैसिलिटेट कर सकता है। और उसके बाद आरबीआई जो है वो इकोनॉमिक अप साइकिल ट्रिगर करने के लिए ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए भी कैपिटल इनफ्लो को सपोर्ट कर रहा है। और इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता क्या है, आरबीआई जो है वो बैंक्स के पास जाता है और बैंक्स को बोलता है कि आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचो और उसके बदले मैं आपको कैश दूंगा। और इस ट्रांजैक्शन के जरिए आरबीआई क्या करता है, वो बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी या ज्यादा पैसे इन्फ्यूज करता है। यानी जो बेसिकली जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा जाएगा वो लोन्स के रूप में लोगों में और बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फिर से पैसा बढ़ता है। और आरबीआई ने लास्ट महीने यानी मार्च 2025 में अराउंड 1 ट्रिलियन रुपीज वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा था और इसको आरबीआई ने 2 ट्रेंचेस में बाय किया था ऑफ 50,000 करोड़। तो ये दूसरा पॉलिसी चेंज है जिसके जरिए आरबीआई हमारे इकोनॉमी में और भी ज्यादा पैसे लेके आने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। और उसके बाद आरबीआई ने तीसरा पॉलिसी चेंज रेपो ऑपरेशंस के लिए किया है, जहां पर आरबीआई ने 43 डेज का रेपो ऑपरेशन कंडक्ट किया था फॉर अबाउट 1.5 ट्रिलियन रुपीस। ये सुनने में थोड़ा सा हाई फंडा कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आरबीआई ने ये जो बैंक्स वगैरह है उनको 43 डेज का शॉर्ट टर्म लोन दिया था, which was about 1.5 लाख करोड़ रुपीस। आरबीआई ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि बैंक्स के पास सफिशिएंट पैसा रहे लोन्स देने के लिए, ताकि वो ग्रोथ को फैसिलिटेट कर पाए। तो ये तीसरा तरीका है या तीसरा पॉलिसी चेंज है जिसके जरिए आरबीआई हमारे इकोनॉमी में जो पैसा इनफ्लो हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या उसको ट्रिगर कर रहा है। और उसके साथ साथ आरबीआई ने फरवरी और मार्च 2025 के बीच में वीआरआर या वेरिएबल रेट रेपो के ऑक्शंस भी कंडक्ट किए थे, जिसके जरिए आरबीआई ने बैंक्स को अराउंड 9.7 लाख करोड़ रुपीस का कर्जा दिया है। तो इसके जरिए भी आरबीआई ने इकोनॉमी में पैसों का इनफ्लो बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट किया है। तो अब इसके बाद ये डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है टैक्स के रूप में हमारे जेब को काटना, लेकिन गवर्नमेंट कब से हमारे जेब को सिलने लगा है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को फोर्सफुली कभी कभी ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा, लोगों का स्पेंडिंग कम होगा, तो गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से वो भी कम हो जाता है। तो इसी टैक्स को फिर से बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा रिलीफ दे देता है, जैसे कि लास्ट बजट में इनकम टैक्स के रिलेटेड रिलीफ अनाउंस किया था। और गवर्नमेंट अभी ये भी बात कर रहा है कि वो जीएसटी को भी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए कम भी कर सकता है, ताकि लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसे बचे और वही पैसे अगर फिर से इकोनॉमी में स्पेंड होंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये कुछ हद तक मदद कर सकता है। अभी ये सब डिस्कशन सुनने के बाद एक ऑब्वियस सा सवाल माइंड में ये आएगा कि अगर गवर्नमेंट इतना सारा एक्टिविटीज कर रहा है, आरबीआई इतने सारे पॉलिसीज चेंज कर रहा है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में इतना ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है, इनफ्लो बढ़ रहा है, तो ये कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है
और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो पॉलिसी चेंजेस किए जाते हैं वो कोई ऑन एंड ऑफ बटन नहीं है, जहां पर एक पॉलिसी को ऑन कर दिया तो सडनली स्टॉक मार्केट ऊपर भागने लगा, सडनली इकोनॉमी रिकवर करने लगा। ऐसा नहीं होता है। जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो अगर इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करना है तो उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल भी कंसिडर करेंगे, अगर आरबीआई रेपो रेट को या इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो वो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने के लिए एटलीस्ट 4 मंथ से लेके 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेता है। ऐसे ही बाकी के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया गया है, अगर वो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करना है तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर्स का टाइम पीरियड लगता है। और इसीलिए अभी के टाइम में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो डाउन साइकिल से अप साइकिल में ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि निफ्टी जो है वो 30,000 पॉइंट्स तक जरूर जाएगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली जाएगा। मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम ले, मे भी हो सकता है अगले साल जाए, लेकिन डेफिनेटली 30,000 पॉइंट्स तक निफ्टी जरूर जाएगा। बट सैडली जब निफ्टी 30,000 पॉइंट्स तक जाएगा तो कुछ ही इन्वेस्टर्स इसको सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो रिग्रेट करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी ये जो टेंशन, अभी ये जो पेन, अभी ये जो फ्रस्ट्रेशन इन्वेस्टर्स इकोनॉमिक डाउन साइकिल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां पर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस प्रेशर को बहुत सारे इन्वेस्टर्स झेल नहीं पाएंगे और 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो क्विट कर देंगे, सब कुछ बेच बाच के स्टॉक मार्केट को हाथ जोड़ के निकल जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। और सिर्फ 10% से कम इन्वेस्टर्स ही थॉटफुल तरीके से, स्मार्ट तरीके से, पेशेंस के साथ मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे और वही जब निफ्टी 30,000 पॉइंट्स तक जाएगा तो वो सेलिब्रेट करेंगे और बाकी जो सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बीच में क्विट कर दिया था वो लोग बैठ के रिग्रेट करेंगे कि उस टाइम अगर मैंने शेयर नहीं बेचे होते तो आज भी मैं प्रॉफिट्स में होता और मैंने उस टाइम बहुत बड़ी गलती कर दी। तो निफ्टी जो है वो 30,000 पॉइंट्स तक आज नहीं तो कल डेफिनेटली जाएगा, लेकिन आप उस टाइम सेलिब्रेट करोगे या रिग्रेट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट कि निफ्टी का ये जो 30,000 पॉइंट्स का जो रैली है वो थोड़ा डिले हो सकता है। और वो डिले क्यों हो सकता है और वो कौन से फैक्टर्स है जो इस डिले को लीड कर सकते हैं, उन फैक्टर्स को भी अभी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में दुनिया का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट ऑपरेटर डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक और टैरिफ पॉलिसीज ऐसे चेंज कर रहे हैं कि कोई बैठ के टीवी का चैनल चेंज कर रहा हो। तो अभी इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से अगर एक डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्यूज्ड स्लोडाउन या रिसेशन आता है यूएस इकोनॉमी में और ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये इंपैक्ट जो है वो रिलेटिवली कम हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ना कि एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी क्या होता है, कंज्यूमर इकोनॉमी क्या होता है, और स्लोडाउन और रिसेशन के टाइम पे एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्यों ज्यादा पड़ता है और एक कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ता है, उसको हमने डिस्कस किया था ना। तो उसके बेसिस पे डेफिनेटली रिसेशन का इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है, लेकिन रिलेटिवली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम पड़ सकता है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर हो सकता है चाइना, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज है वो डायरेक्टली चाइना की तरफ डायरेक्टेड है और अभी चाइना भी फाइट बैक कर रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर वो अराउंड 245% के आसपास है, और चाइना जो यूएसए के ऊपर टैरिफ लगा रहा है वो अराउंड 125% के आसपास है। ऑफ कोर्स यहाँ पर यूएसए ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया है, लेकिन बाकी के जो आइटम्स हैं उसका ट्रेडिंग चाइना और यूएसए के बीच में ऐसे हाई टैरिफ एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाइना एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी है, वो अपने फैक्ट्रीज को स्लो डाउन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वहां पर होता रहेगा। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा उसको चाइना क्या कर सकता है, वो बाकी के जो कंट्रीज है वहां पर इन प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पे डंप कर सकता है। या जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमीज में से एक है, तो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा, गवर्नमेंट कुछ टैरिफ पॉलिसीज चाइना के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है चाइना के जो प्रोडक्ट्स है वो इंडियन मार्केट में डंप हो, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो उनके जो मार्जिन है, उनके जो प्रॉफिट्स है, उनके जो सेल्स है, वो इंपैक्ट होने के चांसेस रखते हैं। ये सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए भी है क्योंकि अगर चाइना हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स को डंप करेगा और उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा, तो चाइना हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता है और ये हमारे बहुत सारे सेक्टर्स को इंपैक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आप फार्मा सेक्टर को कंसिडर करेंगे
तो चाइना से हम हेवीली ये जो एपीआईज होते हैं या जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको हम हेवीली चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसी से हम मेडिसिन बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन फार्मा प्रोडक्ट्स को हम यूएसए और यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर सोचिए हमने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया और चाइना ने इन एपीआई एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए या कुछ चैलेंजेस खड़ा कर दिया, तो इसकी वजह से हमारे फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में डेफिनेटली इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप चाइनीज इंपोर्ट्स और चाइनीज डंपिंग इनटू द इंडियन मार्केट। एंड ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी देश इसको नहीं झेलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाया जाएगा। जैसे कि एक लंबे टाइम से चाइना जो है स्टील और एल्यूमिनियम को हमारे मार्केट के ऊपर डंप कर रहा था और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स दिया है जिसके जरिए वो इस डंपिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है या तीसरा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है हमारे अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से जो इस महीने से अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे वो उतना ज्यादा एनकरेजिंग नहीं हो सकता है। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको समझने के लिए हमें आईआईपी का डेटा देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ का डेटा है, जहां पर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये रिलेटिवली हाई था, जहां पर 6.3% का ग्रोथ, 5.2%, 5.5% ऐसा ग्रोथ हो रहा था। लेकिन रीसेंट टाइम में ये ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुआ है। और इस डेटा के बेसिस पे अभी जो अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स है वहां पर एक्सपर्ट्स उम्मीद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फरवरी का डेटा देखेंगे तो इट वाज अबाउट 2.9%, जो कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ महीनों में लोएस्ट है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जनवरी में अगर आप देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ हुआ था ऑफ अबाउट 5.2%, लेकिन वो ग्रोथ अभी फरवरी का जो ग्रोथ है उसको उसने सेट ऑफ कर दिया है या उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऑफ कोर्स अभी मार्च का डेटा आया नहीं है, अगर मार्च का डेटा आएगा तो पता चल जाएगा कि वहां पर कितना ग्रोथ हुआ है। तो अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वहां पर एक्सपर्ट्स जो है वो कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है अगर वो अच्छा नहीं आएंगे तो हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए फिर से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए या थोड़ा सा खराब हो जाए, विच माइट क्रिएट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ लोग ये बोल भी सकते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी पॉलिसी चेंजेस करे, हमारे अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ भी आए, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी इतना ज्यादा गिरावट हो चुका है तो इसके बाद हमारा मार्केट और कितना गिर सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सिंपल चीज ये समझना होगा कि मार्केट और कितना गिर सकता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर है मार्केट कितना महंगा या कितना सस्ता है। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे कि अगर आप निफ्टी 50 को कंसिडर करेंगे तो निफ्टी 50 का लास्ट 5 इयर्स का एवरेज पी रेशियो है अराउंड 22.6 और प्रेजेंटली निफ्टी जो है वो अराउंड 21.3 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी निफ्टी अभी उतना भी ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है जितना अभी लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट हुआ है। हाँ, गिरावट ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन का डेटा देखेंगे तो आपके सामने है ना, जो ये बता रहा है कि जो एवरेज पी है उसी के आसपास अभी मार्केट है। मार्केट उतना भी ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है। वही अगर आप स्मॉल कैप के लिए देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अगर आप डेटा देखेंगे तो लास्ट 5 इयर्स का इसका एवरेज पी कितना है, अराउंड 28.6 है, और करंट पी देखिए कितना है, अराउंड 30 के आसपास है। यानी स्मॉल कैप इंडेक्स भी उतना ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है। और उसी तरीके से अगर आप मिड कैप भी देखेंगे तो करंट पी रेशो अराउंड 32.9 के आसपास है, और इसका 5 इयर्स का एवरेज पी अराउंड 26.2 के आसपास है। यानी बेसिकली करंट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो निफ्टी 50 का जो लार्ज कैप इंडेक्स है वही थोड़ा सा रिलेटिवली सस्ता है, जो कि उसका जो 5 साल का एवरेज पी है उसके नीचे है। लेकिन वही अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे और मिड कैप देखेंगे तो वो अभी भी अपना जो एवरेज पी रेशियो है उसके ऊपर है। इसलिए अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव फैक्टर्स या कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे मार्केट में करेक्शन होने का स्कोप जरूर है। हैविंग सेड दैट, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक अप साइकिल जब आएगा, अभी जो आरबीआई एक्शंस ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शंस ले रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, और अगर कंपनीज के प्रॉफिट्स फिर से अगर बढ़ने लगते हैं तो ये जो पी रेशो है ये फिर से सस्ता हो सकता है। क्योंकि पी रेशो क्या है, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, और अगर अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पी रेशो या वैल्यूएशन फिर से सस्ता हो सकता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद फाइनली अभी अगर हम निफ्टी को टेक्निकल बेसिस पे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्टली वही चार्ट है जिसको हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। इस चार्ट में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट लोअर लोज बना रहा था, यानी मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो हर हाई पे, हर राइज पे बेच रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे जा रहा था और लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे, उसको भी मैंने एग्जैक्टली वही रखा है।
और इस लोअर लो के पैटर्न के बेसिस पे जो हमने रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस हाई ऑफ द लोअर लो पैटर्न, उस रेजिस्टेंस का जो मार्किंग है रेड कलर जोन में वो भी वैसे का वैसा ही है। तो अभी हमारा मार्केट क्या कर रहा है, अभी देखिए राइट नाउ प्रीवियसली हमारा मार्केट गिर रहा था, फिर से बढ़ रहा था और फिर से इसने इसी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर से मार्केट गिरा और अभी मार्केट में जो रिकवरी हुआ है वो फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को टच कर रहा है। और कल जो हमने लर्निंग कम्युनिटी मेंबर्स के लिए जो वीडियो रिलीज किया था, जो हम हर दिन करते हैं, उस वीडियो में हमने क्लियरली ये डिस्कस किया था ना कि आज थर्सडे है और मार्केट जो है वो फ्राइडे को बंद रहेगा, जिसके बाद वीकेंड रहेगा, लॉन्ग वीकेंड रहेगा और उसके बाद जब मार्केट मंडे खुलेगा तो मंडे को एक्सपायरी होगा और एक्सपायरी के डेट के आसपास क्या होता है, मार्केट में ऑपरेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, मार्केट हैवीली मैनेज्ड होता है। तो इसकी वजह से जो रियल इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा, और मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं, क्या वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे या दे सकते हैं, या वो बुल्स के साथ हार जाएंगे, वो हमें मंडे के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए मंडे तक हमें वेट करना होगा एंड विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ये पैटर्न अगर मार्केट ब्रेक करता है और फिर से हायर हाइज का पैटर्न बनाता है जहाँ पर हर राइज पे अगर बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग आता है, देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि हाँ अभी ये जो आरबीआई हमारे मार्केट में एक्टिविटी कर रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहा है, उसकी वजह से अगर बड़े इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है तो उनका पैसा मार्केट में आना चाहिए और अगर उनका पैसा मार्केट में आएगा तो ये हमें क्लियरली हायर हाइज के पैटर्न में पता चल जाएगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स हर राइज पे हर डिप पे बाय करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ता है और इसी रीजन की वजह से मार्केट में हायर हाइज का पैटर्न बनता है। तो अभी के टाइम में जो भी मार्केट का कंडीशन है उसके बेसिस पे मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मार्केट के बारे में क्लैरिटी दे दिया है। आई डोंट थिंक सो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट एंड ऑल्सो हाउ टू आइडेंटिफाई इन फैक्टर्स के बेसिस पे बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी हमने टेक्निकल के बेसिस पे देख लिया है। वही अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं एंड इफ यू वांट टू ट्रेन एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर अंडर माय मेंटरशिप, उसके लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं और जो अलग अलग ट्रेड सेटअप्स है जो आप बुल मार्केट बेयर मार्केट दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर सिखाते हैं और उसको हम यहाँ पर लाइव बैक टेस्ट करते हैं और उसको कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में भी जो लाइव मीटिंग्स हम करते हैं उसमें वहां पर हम डिस्कशन करते हैं। और इन लाइव मीटिंग्स में आपको मेरे साथ पर्सनली फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है। जो भी हम एनालिसिस करना सीखते हैं, जो भी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और वहां पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ हर्डल्स आते हैं, तो उसको आप मेरे साथ लाइव डिस्कस कर सकते हो और वहां पर उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। और अभी तक मेंटरशिप प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी दैट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स है दे आर बिकमिंग बेटर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स और अभी वो अपने खुद के स्ट्रैटेजीज और खुद के एनालिसिस मॉडल्स भी बिल्ड कर रहे हैं, जिसको हम साथ में इन मेंटरशिप लाइव सेशंस में वेरीफाई भी करते हैं और क्रॉस चेक भी करते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू टेक स्टॉक मार्केट वेरी सीरियसली एंड बिकम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, इफ यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स एंड द हार्ड वर्क, then be my guest. I am there to help you and I am there to guide you. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.